हेलो हेलो नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप लोग दीपावली मना लिए होंगे बिना हाथ पैर जलाए। तो आइए सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर आगे छठ भी, उसमें भी आप लोग 2 दिन आराम मार लीजिएगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अमावस्या के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। देखिए थे अमावस्या का पार्ट कौन कौन सा होता है। कार्डियक होता है, फंडस होता है, बॉडी होता है, पाइलोरिक होता है। उसमें हमने स्पिंटर देख लिया था जो क्या करता है, बैक फ्लो को रोकथाम पढ़े थे। हम आपको पढ़ाए थे कि अमावस्या में जठर ग्रंथि पाई जाती है जो जठर रस का निर्माण करती है। जठर रस में क्या क्या पाया जाएगा, म्यूकस पाया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाएगा, निष्क्रिय पेप्सिनोजन पाया जाएगा। हमने देखा था पेप्टिक अल्सर क्या होता है, आपको हम बताए थे जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक भूखे रहता है या किसी कारणवश एचसीएल का निर्माण अधिक हो जाता है तो म्यूकस क्या होगा, कम हो जाएगा म्यूकस का मात्रा, जिससे हमारे अमाशय में कहीं कहीं क्या होता है जी, घाव हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। उससे आगे हम जान लेते आइए एचसीएल का काम क्या होता है। हम लिखा दिए थे कि ये भोजन में कीटाणु को मार के खत्म कर देता है। अब हम अमाशय के बाद आगे जो भोजन जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे थोड़ा देख लेते हैं उससे रिलेटेड क्या लिखे हैं। इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए क्या लिखे हैं कि अमाशय में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अलावा वसा का भी पाचन होता है। वसा समझते हैं, फैट। जो भी आप तलहन चीज अधिक मात्रा में खाइए उस समय क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। जैसे छोले भटूरे हो गया या जो भी आप फ्राई चीज खाते हैं उसमें वसा ज़्यादा पाया जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि फ्राई वाला चीज़ कम खाएं। तो हम क्या लिखे हैं कि जो अमाशय में होता है प्रोटीन, उसके अलावा हमारे वसा का भी पाचन प्रारंभ हो जाता है। किसके मदद से, तो देखिए क्या लिखे हैं, वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। याद रखिएगा वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा गैस्ट्रिक लाइपेज की मदद से थोड़ा सा वसा का पाचन शुरू होने लगता है। उसके बाद देखिए क्या लिखे, गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा आम्ल तथा गिल्सरॉल में बदल देता है। वसा आम्ल तथा गिल्सरॉल में बदल देता है। अब क्या होगा कि आपका जो अमाशय में भोजन है वो गाढ़े लई की तरह हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कायम। आपसे पूछा जाएगा कायम क्या होता है, तो आप कहिएगा कि जो हमारी अमाशय में भोजन होता है वो पच करके क्या होता है जी, गाढ़े लई की तरह हो जाता है, जिसको हम लोग कायम कहते हैं। अब ये कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली पाचन हो जाता है। देन जाएगा कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ जो भोजन बचे होते हैं उसमें जो वाटर होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देन फीकल मैटर यानी कि मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो उसके बाद देखिए क्या लिखे, कायम क्या होता है। उसके बाद क्या लिखे, कायम जो होता है, जो हमारा गाढ़ा भोजन होगा वो अमाशय के पाइलोरिक छिद्र से कहाँ चला जाएगा, छोटी आंत में। याद करिए आपको हम बताए थे पाइलोरिक, अमाशय का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है उसको हम पाइलोरिक कहते हैं। वहाँ पे एक स्पिंटर पाया जाता था, लिखा था आपको पाइलोरिक स्पिंटर। ये क्या करता है, भोजन अगर एक बार अमाशय से छोटी आंत में चला जाएगा तो उसको फिर से अमाशय में नहीं जाने देगा। याद रखिएगा। आइए हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपके आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। याद रखिएगा यहीं पर भोजन क्या होता है, पूर्ण रूप से पच जाता है। देखिए क्या लिखे छोटी आंत के बारे में, इसका लंबाई 6 मीटर होता है, या आप याद रख सकते हैं 5 से 7 मीटर। ऑप्शन के हिसाब से आप लगाइएगा। चौड़ाई इसका कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो आप याद रखिएगा छोटी आंत। यह बेलनाकार रचना होती है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। आपको हम बताया अभी तुरंत कि छोटी आंत में पाचन की क्रिया क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। अलग अलग जंतु में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है। कैसे होती है देखिए समझिए। इधर हम क्या लिखे, शाकाहारी। शाकाहारी मतलब क्या, जो अन्य जीव को नहीं खाता, यानी कि मांस नहीं खाता, उसको हम क्या कह लेते हैं, शाकाहारी, जो वेजिटेरियन होते हैं। और मांसाहारी जिसको हम कार्निवोर कहते हैं, जो क्या करेगा जी, मांस को खाएगा। तो आदमी क्या है, मांसाहारी या शाकाहारी। आदमी ना ही शाकाहारी है ना ही मांसाहारी। आदमी क्या, सर्वाहारी है। आदमी सब कुछ खा लेता है। हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ आदमी होते हैं जो ना ही शाकाहारी कहलाते हैं ना ही मांसाहारी, वो कहलाते हैं सर्वाहारी, यानी कि सब कुछ खाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं चाइना का लोग कुछ भी खा लेता है, कुत्ता बिल्ली सांप मेढक कुछ भी हो, सब कुछ लपेट लेता है। तो हम समझ क्या रहे हैं कि जो अलग अलग प्रकार के जंतु होते हैं उसमें छोटी आंत की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। इधर हम लिखे हैं शाकाहारी और इधर लिखे हम मांसाहारी। शाकाहारी का जो छोटी आंत का लंबाई होता है वो अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि जो शाकाहारी होता है वो प्लांट पार्ट खाता है, और प्लांट हम जानते हैं क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो शाकाहारी का छोटी आंत का लंबाई होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में अधिक समय लगता है, जिसके कारण शाकाहारी का छोटी आंत क्या होता है, लंबाई अधिक होता है। जो मांसाहारी होता है उसका छोटी आंत का लंबाई क्या होता है, कम होता है। अब ऐसा नहीं कि हमको क्या करना जी, मांस खाना शुरू कर देना कि जब आंत की लंबाई छोटा है फिर भी क्या होता है, मांस जल्दी पच जा रहा है, जबकि इसमें हमारा तो आंत लंबा है तो हम भी मांस खाएंगे और आसानी से पचेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मांसाहारी जीव होता है
उसके स्टोमक में उस तरह का कंडीशन होता है, उसमें एसिड अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होता है, जो क्या करता है मांस को, और उसमें जो जीवाणु प्रेजेंट होता है उसको जल्दी से क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। जबकि जो शाकाहारी होता है उसमें अधिक मात्रा में जो एसिड प्रोड्यूस नहीं होता है एज कम्पेयर टू मांसाहारी। तो इसलिए क्या होता है, छोटे आंत का जो लंबाई होता है शाकाहारी का ज़्यादा होता है, मांसाहारी का कम होता है। फिर से एक बात सुन लीजिएगा, हम लोग छोटी आंत पढ़ना शुरू किए हैं। जब हम फाइनल चैप्टर के लास्ट में पहुंचेंगे तो वहाँ आपको हम पूछेंगे कि बताइए आप कहाँ से पढ़ना शुरू किए थे, मतलब भोजन कहाँ से ग्रहण किए थे, किस तरह से निकल गया था। जैसे कि हम मुंह से शुरू किए थे, माउथ सबसे हम भोजन ग्रहण किए, फिर वो कहाँ जाएगा फेरिंग्स में यानी कि भोजन का सामान्य पथ, देन वो कहाँ जाएगा भोजन नलिका के थ्रू यानी कि ओसोफेगस के थ्रू कहाँ चल जाएगा, अमाशय के बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत के बाद मलाशय मलद्वार से बाहर। तो आपको याद रखना होगा। हम पढ़ना शुरू किए यहाँ पे छोटी आंत का। छोटी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसका लंबाई 6 मीटर यानी कि 5 से 7 सेंटीमीटर मीटर हो सकता है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है, इसका आकार बेलनाकार होता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल क्या होता है, मुख द्वार से लेकर के मल द्वार तक को हम लोग आहार नाल कहते हैं। हम बोल रहे हैं कि जो अलग अलग प्रकार का जो जीव जंतु होता है उसका छोटी आंत का लंबाई अलग अलग होता है। जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके छोटी आंत का लंबाई अधिक होता है क्योंकि उनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है। जो मांसाहारी जीव होता है उसका छोटी आंत का लंबाई कम होता है, बस इतना जान रहे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि छोटी आंत का अलग अलग पार्ट कौन सा होता है। छोटी आंत का 3 पार्ट होता है, जैसे आपको पता है, डेडुनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया। पढ़े हैं आप लोग। आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं छोटी आंत का टाइप्स के यानी कि भाग के बारे में। आइए लिख लीजिए इसको। तो आइए नेक्स्ट हम लोग छोटी आंत का पार्ट्स के बारे को देख लेते हैं। छोटी आंत का 3 भाग होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या होता है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, छोटी आंत का भाग पढ़ रहे हैं। 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ग्रहणी के बारे में। तो देखिए क्या लिखे, यह छोटी आंत का पहला भाग होता है, सी आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र द्वारा नलिका खुलती है। आगे लिखे कि यह नलिका 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से मिलती है। इनमें से एक नलिका आग्नेय वाहिनी तथा दूसरी नलिका मूलपित्त वाहिनी होती है। आइए समझते हैं क्या लिखे हैं। हम आपको पढ़ा रहे छोटी आंत, हम बोले छोटी आंत का 3 भाग होता है, ड्यूडेनम होता है, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम हम लिखे यानी कि ग्रहणी में लिखे हैं कि छोटी आंत का पहला भाग है, सी आकार का होता है। अब हम बोल रहे हैं इसमें 2 नलिका छिद्र खुलती है। देखिए एक क्या होता है आग्नेय वाहिनी और एक क्या होता है मूलपित्त वाहिनी। आग्नेय वाहिनी का एक मतलब जो आपका पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज से एक नली आएगा, और दूसरा मूलपित्त वाहिनी, कॉमन वाइल डक्ट, ये कहाँ से आएगा, आपके गोल ब्लेडर से आएगा। और इस दोनों से क्या आएगा जी, पेंक्रियाज से आएगा पेंक्रियाटिक जूस, और गोल ब्लेडर से क्या आएगा, जो आपका लीवर है वहाँ उसके जस्ट नीचे गोल ब्लेडर होता है, वहाँ से क्या आएगा, जूस आएगा। और ये क्या करेगा, भोजन को पचाने में मदद करेगा। अभी जब आपको हम आगे पढ़ेंगे लीवर का फिगर तो वहाँ आपको दिखाएंगे गोल ब्लेडर कहाँ पाया जाता है। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं जेजुनम के बारे में। ग्रहणी समझ गए। जेजुनम के बारे में क्या लिखे हैं, यह छोटी आंत का मध्य भाग है। ग्रहणी में जो भोजन पचा है उसका जो अधिकांश जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इस सब का अवशोषण कहाँ होगा, जेजुनम होगा। हम आपको पढ़ा रहे हैं आहार नाल, आप समझ रहे हैं आहार नाल क्या होता है, मुंह से लेकर के मलद्वार को हम कहते हैं, मुख से लेकर मलद्वार तक। हम लोग पढ़ लिए माउथ के बारे में, उसमें क्या क्या होता है पढ़ लिए। ओसोफेगस के बारे में पढ़ लिए, उसमें क्या क्रमांकुचन होता है पढ़ लिए। अमाशय के बारे में पढ़ लिए। अब भोजन कहाँ चल गया, छोटी आंत में। तो हम छोटी आंत को पढ़ना शुरू किया। तो छोटी आंत का 3 भाग होता है। छोटी आंत जो आपका आहार नाल होता है सबसे लंबा भाग होता है, ये छोटी आंत 6 मीटर लंबाई होता है, याद रखिएगा। छोटी आंत का 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं ग्रहणी के बारे में। यह छोटी आंत का पहला भाग है, सी आकार का होता है। ग्रहणी के बीचों बीच लगभग एक छिद्र नलिका खुलती है। यह नलिका 2 भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है। एक कहाँ से आएगा, आपके पेंक्रियाज से आएगा, पेंक्रियाटिक डक्ट, और कहाँ से आएगा, गोल ब्लेडर से, मूलपित्त वाहिनी जिसको कहते हैं। अब इस दोनों से आता क्या है, वहाँ पे जूस आता है, पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस आएगा, गोल ब्लेडर से आएगा, और ये क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो छोटी आंत होता है यहाँ पर भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। आगे हम देख रहे हैं जेजुनम के बारे में। यह छोटी आंत का मध्य भाग है। ये जो ग्रहणी में पचने वाले अधिकांश कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो पचा है उसको यह क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। अब हम बोल रहे हैं कि अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इसकी आंतरिक सतह विली तथा माइक्रोविली से ढका होता है। क्या इसका मतलब होता है, समझिए। हम बोल रहे हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का अवशोषण हो रहा है जेजुनम में, इसको अवशोषित करने के लिए छोटी आंत के सरफेस पे जो ये जेजुनम है वहाँ पे विलाई और माइक्रोविलाई, देखिए क्या लिखिए, अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इसकी आंतरिक सतह
विल्ली तथा माइक्रोविल्ली से ढका होता है। देखिए मान चलिए छोटी आंत का सरफेस है, ठीक, यहाँ पे कुछ इस तरह से अंगुलीनुमा संरचना होता है, तो इसको हम क्या कह लेते हैं, इसको हम कह लेते हैं विलाई। और ठीक उसी तरह से इधर भी इस तरह से छोटा छोटा संरचना पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। ये क्या करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, अधिक से अधिक मात्रा में क्या होगा, अवशोषण हो सके। समझ रहे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग छोटी आंत पढ़ रहे हैं। छोटी आंत में हम लोगों ने ग्रहणी पढ़ लिया, जेजुनम पढ़ लिया, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इलियम। इलियम क्या होगा जी, लास्ट पार्ट होगा, जो यहाँ पर डाइजेशन, इसमें ग्रहणी और जेजुनम है, यहाँ पर डाइजेशन हो गया, यहाँ पर अवशोषण हो गया। अब जो बचा खुचा पार्ट है, जैसे कि आपका विटामिन B12 हो गया, ये सब कहाँ पे, इलियम में जाके अवशोषित होगा। समझ पा रहे हम पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, हम आपको छोटी आंत पढ़ा रहे हैं, ग्रहणी पढ़ लिया, जेजुनम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इलियम। इलियम आपके छोटी आंत का लास्ट पार्ट होता है। इस इलियम में विटामिन B12 का अवशोषण होता है, यानी कि जो बचा खुचा पार्ट रह गया, फाइनली इलियम में क्या हो गया, इलियम में डाइजेस्ट हो जाएगा। देन ये कहाँ चल जाएगा, आगे आगे ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस रेक्टम बाहर निकल जाएगा। तो लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग लिख लेंगे किसके बारे में, इलियम के बारे में। आइए लिखिए इसको। तो आइए नेक्स्ट हम लोग इलियम के बारे में देख लेते हैं। इलियम छोटी आंत का सबसे लास्ट पार्ट होता है। देखिए इलियम के बारे में, ये छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम ही होता है, लास्ट भाग इलियम यो है, ये इलियम। उसको देखिए क्या लिखे, इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि हो गया आपका विटामिन B12 हो गया, पीत लवण हो गया, अन्य पोषक तत्व अवशोषित करता है जो जेजुनम के द्वारा अवशोषित नहीं किया गया था। हम समझ रहे हैं पाचन किस तरह से होता है। पाचन एक आप कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स प्रोसेस है। जैसा भोजन कर लिए, ऐसा नहीं कि भोजन करने के बाद भोजन पच गया। देखिए माउथ से होता है शुरू पाचन का क्रिया, आप भोजन खाए चबा चबा करके खा लेते हैं, फिर अब क्या होता है जी, अब पानी पी के एकदम से रेस्ट में चले जाते हैं, अब आपका काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, आपके जो अंदर ऑर्गन पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, वो क्या करता है, कंटिन्यूसली वर्क करते रहता है। देन आपका जाके भोजन पचता है। अब मुंह में खा लिए, दांत की मदद से उसको चबाए, लार ग्रंथि क्या क्या उसको मिक्स करने का काम किया, देन वो भेज देगा फूड पाइप में, फूड पाइप भेजेगा अमाशय में, फिर अमाशय में वहाँ गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, अमाशय पचाएगा भोजन को अच्छे से। देन वहाँ से फिर कहाँ चले जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, जेजुनम हो गया, यानी कि डेडुनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया। देन ये तीनों पार्ट अलग अलग तरह से डाइजेशन करेगा। देन फाइनली कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। देन वहाँ से रेक्टम एनस। तो देख रहे हैं कम्प्लेक्स प्रोसेस है। माउथ डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ था, माउथ से ही शुरू हुआ था। तो आपको याद रखना है डाइजेशन का पाथवे भी। अब हम उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे विभिन्न प्रकार के ग्रंथि। हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। हम लोग लार ग्रंथि पढ़ लिए, आप लोग 3 जोड़ी लार ग्रंथि मुंह में पाया जाता है, उसका नाम कमेंट कीजिएगा। यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, आंत ग्रंथि, सब के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले क्या लिखिए, यकृत, लिवर। लिवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, याद रखिएगा। आप देखिएगा, सुने होंगे कि किसी के लिवर में सूजन हो गया है, तो ये लीवर डाइजेशन में बहुत रोल प्ले करता है। लीवर और हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। अभी आपको काम याद नहीं रखना, भी सिंपल आपको पढ़ना कि लीवर का क्या क्या रोल होता है डाइजेशन में, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना, इसका क्या क्या अलग अलग काम, ये आप हायर क्लास में पढ़िएगा। यकृत क्या होता है, हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, इसको हेल्दी रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा डाइजेशन सही हो, यानी कि पाचन की क्रिया अच्छे से हो, तो आपको लीवर को क्या करना जी, अच्छे से ख्याल रखना है। इसका आप कैसे अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, आप ज़्यादा ऑयली चीज़ ना खाएं, यानी कि जिसमें तेलन होता है। आप बाहर का सामान खाने से बचे। आप क्या कीजिएगा, कभी आप साइकिल लगा दीजिएगा बाहर में या मोटरसाइकिल, कुछ देर के बाद आप आके देखिएगा, जब उसके आप सीट पे हाथ इस तरह से रखिएगा, देखिएगा ढेर सारा उसमें धूल नजर आता है ना। जब आप बाहर का चीज़ खाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑयली सामान होता है, तो आपको क्या लगता है उस ऑयली सामान पे, यानी कि समोसा पे जो भी आप खा रहे हैं, उस पर धूल नहीं जमता होगा, बिल्कुल जमता होगा। तो जो भी आप बाहर का खाना खा रहे हैं उससे बचिए, इससे आपका लीवर स्वस्थ रहेगा। आप छोले भटूरे ये सब बहुत कम खाइए, यानी कि आपको बाहर का चीज़ नहीं खाना है जिसमें अधिक मात्रा में ऑयल पाया जाता है, तो आपका क्या होगा, लीवर स्वस्थ रहेगा। तो लीवर को बचाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा खाना सही से डाइजेस्ट हो, शरीर डिटॉक्सिफाई हो, तो लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे लीवर के बारे में। लीवर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पैंक्रियाज, देन आंत ग्रंथि। अब हमारा मुश्किल से 1 लेक्चर लगेगा। आपका जे प्रक्रम का जो पहला यूनिट है, पहला पार्ट है पोषण, वो खत्म हो जाएगा। देन हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे शोषण। उससे भी पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पोषण खत्म हो जाएगा, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो लिख लीजिए। आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यकृत के बारे में। तो आइए अब हम लोग लीवर के बारे में देख लेते हैं। आइए देखिए क्या लिखे लीवर के बारे में। यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, याद रखिएगा।
अगर आपसे पूछा जाएगा शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए क्या लिखे यकृत के बारे में, यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार कितने होता है, वजन 1.5 kg होता है। यह उदर गुहा के दाहिनी भाग में अवस्थित होता है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। अभी हम आपको बताएंगे पित्त का काम क्या होता है। उसको देखिए क्या लिखे हैं, स्रावित पित्त का संचय एक पित्ताशय नामक एक छोटी सी थैली में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गोल ब्लेडर कहते हैं। नजर आ रहा है पित्ताशय। स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय नामक एक छोटी थैली जैसी संरचना में होती है, जिसको हम लोग गोल ब्लेडर के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लिखे हैं कि यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं यानी कि हिपेटिक डक्ट, जहाँ भी आपको हिपेटिक टर्म आपको सुनने को मिले समझिए कि वो लिवर से संबंधित है। जहाँ भी आपको कार्डियो वर्ड सुनने को मिले समझिए वो हार्ट से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं कि यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिकाओं के साथ जुड़कर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है। जब आपको हम लीवर का फिगर दिखाएंगे वहाँ पे कहाँ पे गोल ब्लेडर प्रेजेंट होता है, तो वहाँ आपको हम बताएंगे किस तरह से जुड़ के बनता है। फिर से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखे, पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव्य, इसमें एंजाइम नहीं होते हैं। आइए फिर से एक बार देखते हैं। हम लोग लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं। लीवर शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 kg होता है। हम बोल रहे हैं कि यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, और ये जो पित्त है एक थैलीनुमा संरचना में संचित होता है, जिसको हम गोल ब्लेडर कहते हैं। अब ये क्या करेगा, जो लीवर से निकलता है डक्ट, जिसको हम हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, और जो गोल ब्लेडर से निकलेगा डक्ट, ये दोनों मिलकर क्या बना लेगा, कॉमन बाइल डक्ट बना लेगा। और ये कॉमन बाइल डक्ट आपको हम बताए थे कि लीवर से और पैंक्रियास से निकाल के फिर कहाँ जुड़ जाएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होगा, भोजन का पाचन होगा। अब आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। हम लिखे कि यह उदर गुहा के बाहरी भाग में अवस्थित होता है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। पित्त पित्ताशय में संचित रहेगा। हम बोले स्रावित पित्त का जो संचय होगा पित्ताशय में होगा। आगे हम बोल रहे हैं कि यकृत से कई छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है, जिसको हम लोग हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। समझ पा रहे हैं। यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मूल पित्त वाहिनी यानी कि कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। यानी कि जो आपका लीवर है और जो आपका पित्ताशय यानी कि गोल ब्लेडर है, उस दोनों से जो डक्ट निकलेगा वो आगे चल के कॉमन बाइल डक्ट बना लेगा। उसके बाद हम लिखे कि पित्त जो लीवर से निकलता है ये गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव्य, इसमें एंजाइम नहीं होते। पित्त का काम क्या होता है, जब हम भोजन ग्रहण कर लिए, आपको हम बताया कि आपके जो अमाशय होता है उसमें HCl अम्ल निकलता है, तो भोजन कैसा हो जाएगा जी, अम्लीय हो जाएगा। तो इस पित्त का काम क्या होता है, उस भोजन के अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देगा। हम जान रहे हैं कि अमाशय के बाद भोजन जाएगा कहाँ पे, छोटी आंत में जाएगा। तो हमारे अमाशय में भोजन क्या होता है, अम्लीय होता है। अब ये पित्त क्या करेगा, उस भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देगा। क्यों क्षारीय बना देगा, क्योंकि जो पेंक्रियास से जूस निकलता है, पेंक्रियाटिक जूस जो कि डाइजेशन में मदद करता है, वो उस पर काम कर सके। अम्लीय अगर भोजन अम्लीय है तो उस पर पेंक्रियाटिक जूस काम नहीं करेगा। उसके बाद और क्या काम होता है, ये पित्त क्या करता है, जो आप वसा इंटेक करते हैं यानी कि वसा आप ग्रहण करते खाते हैं, या भोजन में जो वसा होता है उसको भी क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, जिसको हम लोग पाइसीकरण कहते हैं। पाइसीकरण मतलब होता है कि जो आपका वसा है उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पाइसीकरण। आइए हम लिखा देंगे। और इसमें एंजाइम नहीं होते। समझ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग लीवर पर एक बार और देख लेते हैं। हम लीवर पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि लीवर से जो पित्त निकलता है वो गोल ब्लेडर में संचित होता है। अब गोल ब्लेडर से डक्ट निकलेगा, आपके लीवर से डक्ट निकलेगा, ये दोनों एक कॉमन बाइल डक्ट बना लेगा। जो पित्त निकलता है ये गाढ़ा एवं हरा क्षारीय द्रव्य होता है। ये क्या करेगा, आपके भोजन की अम्लता को नष्ट कर इसे क्षारीय बना देगा, ताकि पेंक्रियाज का जो जूस है उस पर काम कर सके। और ये आपके वसा को भी पचाने का काम करता है, और इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। समझ रहे यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, लीवर का फिगर देख लेंगे। और पित्त का जो भी हम काम बोले, ये क्या करेगा, जो आपके अमाशय में भोजन रहता है वो कहाँ आएगा, ग्रहणी में आएगा, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। तो ये पित्त क्या करेगा, आपके अमाशय में जो भोजन है उसकी अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देगा। और ये पित्त का काम है, आप जो वसा इंटेक किए हैं उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ देगा। बस इतना ही लिखेंगे। फिर उसके बाद भी अपना लीवर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेंक्रियास पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टम, एनस और डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर देख लेंगे। आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो सिर्फ एक लेक्चर लगेगा, आपका पोषण खत्म हो जाएगा। देन हम लोग स्टार्ट कर लेंगे क्या, शोषण के बारे में। तो आइए इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग लीवर का फिगर और पित्त का काम देख लेते हैं। तो आइए हम लोग लीवर का संरचना देख लेते हैं। यकृत का संरचना कुछ इस तरह से आपका यकृत नजर आ रहा है। इसके जस्ट नीचे में क्या होता है, पित्ताशय। इससे पहले हम आपको लिखाए थे कि ये जब आपको पित्ताशय है, पित्ताशय से और ये लीवर से ढेर सारा डक्ट निकलता है ना, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेगा जी, मूल पित्त वाहिनी का निर्माण कर लेगा। नीचे हम लिखे हैं पित्त का कार्य, जो कि इससे पहले हम आपको बता चुके, सिर्फ यहाँ पर लिख दिए। पित्त का काम क्या होता है, पित्त का मुख्य दो काम होता है। देखिए पहला क्या लिखे हैं,
पित्त अमाशय से गर्हिणी में आए अम्ल कायम। कायम किसको कहते हैं? आपको हम बताए थे कि अमाशय में भोजन पचकर एक गाढ़े लय की तरह हो जाता है, जिसको हम लोग कायम कहते हैं। तो ये क्या करेगा? अम्ल कायम की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देगा, ताकि जो अग्नाशयी रस है उस पर अच्छे से काम कर सके। दूसरा काम क्या बताया था आपको? ये वसा को तोड़ने में काम करता है। तो पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन, जिसको हम पाइसीकरण कहते हैं, मल्सिफिकेशन होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर काम कर सके। पाइसीकरण देखिए यहाँ लिख दिया है, क्या होता है? वसा को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना, उसी को हम क्या कहते हैं? पाइसीकरण। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग? आज हमने क्या क्या पढ़ा? हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ना शुरू किए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। उसका क्या क्या काम होता है हम पढ़ लिए हैं। हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं अलग अलग प्रकार की ग्रंथि के बारे में हम लोग को पढ़ना है, लिवर के बारे में, पेंक्रियास के बारे में, आंत ग्रंथि यानी कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में। हमने सबसे पहले अभी लिवर के बारे में पढ़ लिया, इसका क्या काम होता है, कैसे इस काम करता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे पेंक्रियास के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में, रेक्टम एनस। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक लेक्चर देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको वीडियो क्वालिटी में इंप्रूव लाना है तो आप 480 पर देखिएगा, आपको आसानी से दिख जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि और हम इंप्रूवमेंट करें तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, पर्व त्यौहार आते रहता है, पर्व त्यौहार के मनाने के साथ साथ आपको पढ़ना भी है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर एक बार आप पर्व त्यौहार नहीं भी मनाते हैं, अगर कोई उतना फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़िएगा अच्छे से, बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे आपके, तो फिर आगे आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है 30 सेकेंड के मोटिवेशन में पढ़ जाना है कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने लिखने से ये हो जाता वो हो जाता, तो ये आदमी अच्छा कर जाता, या मार्क्स लाने से कुछ नहीं होता है। आपको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको क्या करना, पढ़ना ईमानदारी से। आप अपना सिलेबस पढ़िए, उसी में लगे रहिए। इधर उधर फालतू के चक्कर में पढ़ना नहीं है। अभी आप लोग क्लास 10th में, अभी आगे आपको बहुत आगे कुछ करना है, तभी आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, और अपने दोस्त के साथ खेलिए, जाइए, मज़े करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। एक और लेक्चर लेगा, यानी कि लेक्चर नंबर 9 में हमारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर और हम देंगे क्वेश्चन करने पर, देन आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।